नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दीप्ति मित्तल इनकी लिखी हुई बड़ी प्यारी सी कहानी परों वाली लड़की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब से बाबूजी का स्वर्गवास हुआ था, बेटे निकुंज ने अम्मा को नीचे के कमरे में शिफ्ट कर दिया था। वे अपने जीवन के 72 बसंत देख चुकी थी। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगी थी। जब बाबूजी थे तो उनका ज्यादातर समय बालकनी में बैठकर पत्रिकाएं पढ़ने और सामने पार्क की चहल पहल देखने में ही गुजरता था। इसलिए उनके रहते अम्मा को भी ऊपर वाले कमरे में ही रहना पड़ता था। मगर अब वे अकेली थी, सो उन्हें नीचे शिफ्ट कर दिया गया। ऊपर के खाली कमरे के साथ अटैच बाथरूम और किचन भी था। बहुत सोच विचार करके निकुंज ने वहां एक किराएदार रखने की सोची। वैसे भी गुड़गांव के उस कमर्शियल एरिया में ऐसे कमरों के लिए बहुत ऊंचे किराए मिल रहे थे। अतः उन्होंने कॉलोनी के किराना स्टोर और सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन लगा दिया। विज्ञापन में साफ साफ लिखा गया था कि कमरा किसी लड़की को ही दिया जाएगा, बैचलर लड़के को नहीं। ये शर्त अम्मा की थी, क्योंकि निकुंज की 16 वर्षीय बेटी यानी उनकी पोती रश्मि सयानी हो रही थी। जवान किराएदार के साथ मकान मालिक की लड़की के भागने की खबरों को बाबूजी ने उन्हें कितनी बार चटखारे लेते हुए अखबार से पढ़कर सुनाया था। इसलिए वे पोती के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। विज्ञापन को पढ़कर ही हंसी आई थी। चुस्त दुरुस्त आधुनिक लिबास, हाई हील और क्लचर में फंसे उलझे बाल, मुंह में च्युइंगम, इधर उधर दौड़ती लापरवाह सी नजरें, बिल्कुल बिंदास रवैया। वह पास ही के एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव थी। देखिए, मैं अकेली रहूंगी। साथ ही ये भी क्लियर कर दूं कि मेरी शिफ्ट में भी ड्यूटी रहती है। वर्किंग आवर्स ऑड है, सो रात को अक्सर लेट भी हो जाती हूँ। अगर आप लोग इस बात को माइंड करेंगे तो पहले ही बता दूं। पिछली जगह मेरे लेट आने से उन लोगों को प्रॉब्लम था। यू नो, दिस मिडिल क्लास मेंटालिटी। लड़की के लेट आने को सीधा कैरेक्टर से जोड़ते हैं। सिया आंखें चढ़ाते हुए बोली। सुनते ही अम्मा के कान खड़े हो गए। सिया अम्मा और उनकी बहू गौरी की उपस्थिति लगभग नकारते हुए सारी बात निकुंज से ही कर रही थी। और ये बात अम्मा को जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी कि उसके हिसाब से तो लड़की होने के नाते सिया को सभी पूछताछ उनसे या बहू गौरी से ही करनी चाहिए थी। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी ऊपर का अलग एंट्रेंस है। निकुंज बोला। मुझे अपनी कार के लिए पार्किंग अरेंजमेंट भी चाहिए और मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार हूँ। सिया के इस डिमांड पर अम्मा के भीतर स्वसंवाद चलने लगे। ओह, पैसे का बड़ा घमंड है इसे। अकेली रहती है, देर से घर लौटती है, पिद्दी भर की छोकरी, और अभी से कार में चलती है। ऊपर से तेवर तो देखो। पता नहीं निकुंज क्यों इस तेज तर्रार लड़की से इतने अच्छे से बात कर रहा है। चलता क्यों नहीं कर देता इसे। वैसे भी ऐसी लड़की के घर में रहने से रश्मि पर गलत असर ही पड़ेगा। हमारे पास तो टू व्हीलर है, हमारी पार्किंग में ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। और हाँ, रूम के साथ किचन भी है। निकुंज ने कहा। वेल, मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैं बाहर या टिफिन से ही खाती हूँ। सिया बेपरवाही से बोली। अरे राम, राम राम, कैसी लड़की है। इतनी बड़ी हो गई मगर खाना नहीं पकाती। क्या करेगी ये अगले घर जाकर। ऐसी लड़कियां ही तो वापस मायके में पटक दी जाती है लाकर। अम्मा के स्वसंवाद जारी थे। अम्मा के नाक मुंह सिकोड़ने के बावजूद निकुंज ने फाइनल कर लिया। क्या खराबी दिखती है अम्मा तुम्हें इस लड़की में। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, अगर देर रात तक बाहर रहे तो इसमें हमारा क्या जाता है। और इसमें नई बात क्या है। अम्मा, आजकल ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में नाइट शिफ्ट रहती है। 24 घंटे काम चलता है। लड़का हो या लड़की, काम सबके लिए बराबर ही रहता है। मगर बस अब अगर मगर छोड़ो अम्मा, कहकर निकुंज ऑफिस चला गया। लेकिन उस दिन से अम्मा की नींद हराम हो गई। सिया उनके घर शिफ्ट हो चुकी थी। उसका आधुनिक बिंदास बेपरवाह रवैया अम्मा की आंखों में किरकिरी बना हुआ था। आज सुबह की पहली किरण के साथ अम्मा का स्नान ध्यान जप तप आरंभ हो चुका था। मगर सिया अभी तक घर लौटी नहीं थी। पूजा करते हुए अम्मा की नजरें अपने बाके बिहारी की मनोहारी चितवन पर कम और घड़ी की ओर ज्यादा लगी हुई थी।
तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। इस पर अपनी जर्जर काया चट से उठाकर अम्मा बड़ी फुर्ती से उठी और खिड़की की ओर दौड़ी। देखा तो सिया कार में बैठे दो लड़कों के साथ में हंस हंस कर बाय कर रही थी। अम्मा के दुखते घुटनों ने भले इस वक्त उनका साथ दिया हो, मगर नजरें दगा दे गई। कार में कौन लड़के बैठे थे ये वह नहीं देख पाई। सिया ने आकर उड़ती से नजर खिड़की की ओर से झांक रही अम्मा पर डाली और उन्हें इग्नोर कर कुछ गुनगुनाते हुए सीढ़ियां चढ़ गई। उसके बाद शुरू हुआ उनका बड़बड़ाना। नाम कैसा पावन है और कर्म कैसे कुलक्षण। सच कहते हैं गुरुजी, कलयुग पूरे जोर पर है। माँ बाप ने भी लाज शर्म बेच खाई है। ऐसी परकटी को खुली गाय की तरह छोड़ रखा है। रात रात भर पराए मर्दों के साथ उठती बैठती है। क्या जमाना आ गया है। राम 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 राम। वे ठहरी बुजुर्ग अनुभवी महिला भला एक अदनासी छोकरी को यूं सस्ते में कैसे छोड़ देती। सो शाम को उन्होंने सिया को सीढ़ियों से उतरते हुए थाम लिया। क्यों बेटी, घर में कुछ तंगी है क्या, जो माँ बाप ने इतनी दूर एक जवान जहान लड़की को अकेले नौकरी करने भेज दिया। इस उम्र में तो तुम्हारे हाथ पीले होकर बाल बच्चे हो जाने चाहिए थे। सुनकर सिया का पारा चढ़ गया, मगर उसने अम्मा की उम्र का लिहाज करके खुद को संयत किया। उसे चुप देखकर अम्मा की हिम्मत और बढ़ी। वैसे ऐसा कौन सा काम करती हो जो रात रात भर घर से बाहर रहना पड़ता है और जवान लड़के घर तक छोड़ने आते हैं। अब तो सिया ने भी अम्मा की बोलती बंद करने की ठान ली। आंटी जी, मैं कस्टमर केयर का काम करती हूँ, यानी ग्राहकों की सेवा। और ग्राहक तो कोई भी हो सकता है, जवान या बूढ़ा। सिया ने आंखें मटकाते हुए इस अंदाज में जवाब दिया कि उसे सुनकर अम्मा का खून ऐसा खोला कि क्या बताए। शाम को बहू से बीपी नप रही थी। उस दिन के बाद से अम्मा की पैनी नजरें और तेज कान सिया के आने जाने की खबरें रखने में लग गए। कब आ रही है, कौन छोड़कर जा रहा है, क्या पहना है। सिया भी सब समझने लगी थी। अब तो वह भी जानबूझकर मस्ती के लिए अम्मा के संग तफरी करने लगी थी। कोई शॉर्ट ड्रेस पहनती तो अम्मा से पूछती, क्यों अम्मा अच्छी तो लग रही हूँ मैं, कहो तो एक आपके लिए भी ला दूं। कभी उनके सामने से ऐसे लड़खड़ाते हुए निकल जाती जैसे कि पीकर आई हो। सिया को अम्मा का चिड़चिड़ा चेहरा देखने में मजा आने लगा था। अम्मा जब तक उसकी चुगली बेटे बहू से करती, मगर वे दोनों अम्मा की बातों को उम्र का तकाजा समझकर अनसुना कर देते। कुछ दिनों से अम्मा नोटिस कर रही थी कि उनकी पोती रश्मि की सिया से खूब छन रही थी। वह सिया दी कहते कहते उसके आगे पीछे घूमने लगी थी। अम्मा उसे रोकती टोकती, मगर रश्मि न सुनती। उस दिन तो आग में मन भर घी पड़ गया जब रश्मि ने अपने लंबे घने बालों को शॉर्ट लेंथ लेयर कट करा लिया। अम्मा भभक पड़ी, क्या इसी दिन के लिए मैं तेरे सिर में देसी घी की मालिश किया करती थी। ये जरूर उस परकटी का असर है। आग बन चुकी अम्मा ने आपा खोकर बेटे से दो टूक कह दिया कि देख निकुंज, अगर अपनी छोरी को बचाना चाहता है तो ऐसी परकटी को निकाल दे, बाहर कर उसे अपने घर से। अगर अपनी बेटी इसके नक्शे कदम पर चलने लगी तो कह देती हूँ नाक कट जाएगी तेरी। जब देखो उसी के आगे पीछे घूमती रहती है। आज तो गज भर लंबे बाल भी कटाए। अरे बस करो, बहुत हुआ। बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी बोलती रहती हो। तुम्हें अपनी पोती की इज्जत की बड़ी चिंता है तो थोड़ी इज्जत दूसरों की बेटी को भी देना सीखो। सालों बाद बेटे की तेज आवाज सुनकर अम्मा सकते में आ गई। जाने क्या जादू कर दिया है उसने सब पर। उस दिन तेरी आंखें खुलेंगी जब रश्मि भी उसकी तरह बन जाएगी। काश ऐसा हो जाए अम्मा। अगर रश्मि भी उसकी तरह बन जाए तो मुझे उस पर बहुत गर्व होगा। तुम्हें पता है, देश के टॉप मैनेजमेंट स्कूल से एमबीए किया है उसने। बहुत होशियार और आत्मनिर्भर लड़की है। इतनी सी उम्र में इतने ऊंचे पद पर है। वो तो मैंने ही रश्मि से कहा था कि सिया दीदी से करियर गाइडेंस लो। वो रश्मि को बहुत अच्छे से समझा रही है और उसकी पढ़ाई में भी मदद कर रही है। रही बात बालों की, तो रश्मि ने बाल कटाने से पहले हमारी इजाजत ले ली थी। उसके बाल हैं, वो जैसा रखना चाहे रखे। बच्चों को इतनी तो छूट देनी चाहिए, कहकर निकुंज चलते बना। बस उस दिन के बाद अम्मा ने मौन व्रत धारण कर लिया, मानो यानी मौन भी और व्रत भी। बेटे से बातचीत भी बंद कर दी और बहू के पका खाना छोड़ दिया। खुद पकाती और खाती। माँ बेटे के कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए गौरी ने निकुंज को समझाया, एक किराएदार के पीछे क्यों माँ को दुखी करते हो। जानते हो कितनी जिद्दी है वे। घर की शांति भंग हो गई सिया के पीछे।
मैं तो कहती हूँ उसे निकाल दो अपने घर से, तभी अम्मा का फूला हुआ मुंह उतरेगा। हम कोई नया किराएदार ढूंढ लेंगे। इस पर निकुंज भी अड़ गए। घर की शांति सिया के कारण नहीं, अम्मा की ओछी मानसिकता के कारण भंग हो रही है। जरा सोचो गौरी, कल को हमारी बेटी को भी पढ़ने लिखने या नौकरी करने घर से दूर किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, कहीं किराए के घर में रहना पड़ सकता है। तब उसके ऊपर भी कोई ऐसी उंगली उठाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमें तो चाहिए कि हम सिया को एक परिवार जैसा सौहार्दपूर्ण सुरक्षित माहौल दें, ताकि वह खुद को अकेली न समझे। तभी तो हम भी भविष्य में किसी और से अपनी बेटी के लिए ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बात सही थी। अंततः गौरी चुप हो गई। निकुंज कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर पर गए हुए थे और रश्मि मामा के घर। अम्मा रसोई में चाय बना रही थी कि तभी अचानक से गौरी के कराहने की तेज आवाज आई। अम्मा ने जाकर देखा तो पाया गौरी बाथरूम में फिसल गई थी और उसकी कमर में असहनीय दर्द था। वो खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। घर में गौरी के अलावा बस अम्मा ही थी। देखकर अम्मा सन्न रह गई। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। तभी सिया गौरी की चीख सुनकर भागी भागी आ गई। दोनों ने किसी तरह से सहारा देकर गौरी को उठाया और ले जाकर बिस्तर पर लिटाया। घबराहट में अम्मा के दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया था। उधर गौरी दर्द से बेहाल हो रही थी। सिया ने गौरी को तुरंत ही अस्पताल ले जाने का निर्णय ले लिया। उसने बड़ी सावधानी से कार की बैक सीट पर गौरी को लेटाया। इस वक्त लाचार अम्मा किसी भी तरह के सवाल जवाब करने में असमर्थ थी। सिया धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करते हुए अस्पताल की ओर चल दी। गौरी को सिया ने एडमिट कराया। एक्सरे, एमआरआई सब हुआ। स्लिप डिस्क हुआ था। पंजे में भी फ्रैक्चर था। अम्मा के हाथ पांव फूल गए। उन्हें तो फॉर्म भरना तक नहीं आता था। अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी, सारे टेस्ट वगैरह सिया ही निपटा रही थी। घर के किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उसने बड़ी कुशलता से स्थिति को संभाली। पैसों की सोच अम्मा को याद आया कि गफलत में घर से निकलते हुए वे पैसे लेना भी भूल गई थी। उन्होंने घर जाकर पैसे लाने की बात की तो सिया बोली, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने कार्ड से सब कुछ पेमेंट कर दिया है। अम्मा दम साध कर खड़ी रही और सिया सब व्यवस्थाएं करती गई। ऑफिस से छुट्टी लेकर वो पूरे दिन वहीं बनी रही और उन दोनों का ख्याल रखती रही। अम्मा दोहरे सदमे में थी। पहला तो इस आकस्मिक दुर्घटना का था और दूसरा सिया के आगे छोटी पड़ जाने का। जिस सिया के लिए उसके मन में जरा भी सम्मान नहीं था, जिसे वह आजकल की बिगड़ी लापरवाह परकटी लड़की समझती थी, आज वही उनके लिए किसी देवदूत से कम न थी। अम्मा बैठी बैठी सोच रही थी, कितने अच्छे से इसने सारी स्थिति संभाल ली। हजारों रुपए का पेमेंट तक कर डाला। 1 मिनट नहीं लगाई सोचने में। ऐसे तो हम कोई सगे रिश्तेदार भी नहीं, मकान मालिक ही तो है। कौन करता है आजकल किसी के लिए इतना। गौरी की खबर सुनकर शाम तक निकुंज और रश्मि दोनों लौट आए थे। निकुंज ने सिया को तहे दिल से धन्यवाद दिया। जब उन्होंने अम्मा की ओर देखा तो उन्होंने नजरें झुका ली, क्योंकि उनकी नजरें कह रही थी कि आज उन्होंने सिया की योग्यता के आगे अपने हथियार डाल दिए। गौरी को कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ा। सिया इस दौरान किसी मजबूत स्तंभ की तरह उनके साथ खड़ी रही। धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ सामान्य होता जा रहा था। गौरी की तबीयत भी सुधर रही थी। आज निकुंज जब ऑफिस से घर लौटे तो अम्मा के कमरे से आ रही आवाज पर उनके कान लग गए थे। वे रश्मि को समझा रही थी, देख बिटिया, तू पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगा और अपनी सिया दीदी जैसी बन, इससे तेरा यह घर भी तर जाए और अगला भी। सुनकर निकुंज अंदर चले गए। अरे अम्मा, क्या गजब कर रही हो। क्यों रश्मि को उस परकटी की तरह बनने की सलाह दे रही हो? अरे ना ना, वह परकटी नहीं है, वह तो परों वाली लड़की है, परों वाली, बिल्कुल परी जैसी। अरे मैं तो चाहूं कि तेरी ये लाडो भी उसकी तरह परी बनकर ऊंची उड़ान भरे। अम्मा का बदला हुआ सुर सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। मित्रों, बड़े बड़े शहरों में लड़कियों का इस तरह से बिंदास अंदाज में रहना बहुत आम है। इसलिए उनकी सही स्थिति जाने बिना उनके ऊपर किसी तरह की टीका टिप्पणी या व्यंग करना या ताने देना कहाँ तक सही है। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी हुई कहानी परों वाली लड़की। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।